हाँ जी, अभी जैसे ही अपलोड होती हैं हमारी स्लाइड, तो हम फिर जो है ना इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही सब ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इसको फिर से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शालामार नर्सिंग कॉलेज। हाँ जी, आवाज़ वगैरह आ रही है आप लोगों को? कंफर्म करें सो डैट हम जो है ना फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जी। जी बता दें मुझे, उतनी देर पीपीटी अपलोड होती है। अच्छा जी, मरियम ने कहा सस द पेशेंट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोवाइड नर्सिंग केयर अकॉर्डिंगली। बिल्कुल मरियम, ठीक है, यही चीज़ें लिखी हुई थी उसके अंदर, उस स्लाइड के अंदर। जी, सुमैया कहती हैं कि इसके अंदर हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस किया है। आरफा ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसे। बिल्कुल ठीक है जी आरफा। चलें, जैसे पीपीटी अपलोड होती है तो फिर इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट अपने उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, सही है जी, वेरी वेल एक्सप्लेन, सबने एक्सप्लेन किया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पीपीटी का वेट कर रहे हैं, जैसे पीपीटी अपलोड होती है इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं, 27 प्रेजेंट थे। वेयर आर द 7? 7 कहाँ हैं? बंक कर गए हैं क्लास, किधर हैं? जी, वेटिंग फॉर द फाइल। ठीक है, ठीक है। स्लाइड का इंतज़ार है, जैसे स्लाइड आ जाती है हमारे पास हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं जी।
चलें, पीपीटी आ चुकी है हमारे पास, हम अब मूव करते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है डिस्कस करने के लिए जी। अच्छा जी, सो हेयर वी आर। चलें अब चलते हैं जी रेडिएशन थेरेपी की तरफ। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट था हमारा सर्जरी का, नेक्स्ट इज़ ओवर रेडिएशन थेरेपी। अब रेडिएशंस जो हैं, रेडिएशन थेरेपी जो है, ये सिंपल जो रेडिएशंस हैं ये बड़ी पावरफुल होती हैं। जो रेडिएशंस हैं ये कैंसर करने का भी वो रखती हैं, कहते हैं कि मतलब इनकी वजह से कैंसर हो भी सकता है अगर कोई बंदा रेडिएशंस के ज़रिए असर रहता है, ठीक है। और रेडिएशन थेरेपी जो है ये कैंसर सेल्स को किल भी कर सकती है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा वर्किंग बता दूं रेडिएशन थेरेपी की। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी जो हैं वो तकरीबन एक जैसा एक प्रिंसिपल है इनका जिसके ऊपर ये वर्किंग करती हैं। तो होता क्या है रेडिएशन थेरेपी में, जब रेडिएशन थेरेपी रेडिएशंस जो हैं एक ख़ास टिश्यूज़ के ऊपर लगाई जाती हैं, उनको रेडिएशन दी जाती है, ठीक है। वे ख़ास बॉडी के हिस्से के ऊपर जिस जगह पे कैंसर है वहाँ पे रेडिएशंस दी जाती हैं, तो उससे होता क्या है कि ये जो रेडिएशंस हैं ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि रेडिएशन थेरेपी जो है ये तो नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती होगी, बिल्कुल नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करती है, तो फिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं रेडिएशन थेरेपी को। इसी तरह कीमोथेरेपी जो है उसके बारे में भी आपका ये सवाल होगा। कीमोथेरेपी में बेसिकली कुछ केमिकल्स मेडिकेशंस दी जाती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आपके ख्याल में वो कौन सी रीज़न है, आपके ख्याल में वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी इस्तेमाल कर ली जाती है कैंसर के पेशेंट पे, और ये जो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी है ये कैंसर के सेल को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं, जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनको इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करती, करती हैं डिस्ट्रॉय लेकिन इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो दिस इज़ $1 million क्वेश्चन। स्टार्ट करें सोचना, लेकिन सोचें, गूगल से सोचने में मदद नहीं लें और मुझे यहाँ पर जवाब दें इसका। आपके ख्याल में क्यों रेडिएशन और कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को ज़्यादा ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं, नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं लेकिन इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करती। योर आंसर प्लीज़, हरी अप, सोचें और सवाल आंसर दें। द आंसर्स आर ओपन फॉर एवरीबॉडी और आई होप मेरे पास 23 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास के अंदर और आई होप आप सब लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं, कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन वो कैंसर सेल्स को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं। हाँ, नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती हैं। क्या वजह हो सकती है? मरियम ने आंसर किया है यहाँ पे, क्योंकि वो सेल ऑलरेडी वीक हो चुके होते हैं। नहीं मरियम, नहीं ये नहीं, थोड़ा बहुत है ठीक लेकिन नहीं। गुले लाला कहती हैं वो सेल अब नॉर्मल होते हैं। नहीं, सच कहती हैं प्रिवेंट द स्प्रेड मींस मेटास्टेसिस। सुंदर सा क्वेश्चन इस तरह का नहीं था कोई। अच्छा जी, उमेरा कहती हैं कि कैंसर सेल्स आर वीक। नहीं जी, ये आंसर नहीं है। सना चौधरी कहते हैं बिकॉज रेडिएशन और कीमो इफेक्ट द टारगेट सेल दैट व्हाई द डिस्ट्रॉय सेल्स लेस देन इफेक्टिव ऑन नॉर्मल सेल्स। सना करीब करीब हो लेकिन नहीं, ये भी आंसर नहीं बनता जी। और कोई देखते हैं किसके $1 million निकलते हैं आज। हाँ जी,
करें आंसर। आप एक से ज्यादा आंसर भी कर सकते हैं, आपके माइंड में जो जो आ रहा है आप आंसर कर सकते हैं जी। सुमाइला कह रही हैं कि स्पेसिफिक रेज होती हैं जो कैंसर सेल पे इफेक्ट करती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सर रेडिएशन ई उस पोर्शन पे देते हैं जहां नॉर्मल ग्रोथ होती है। ठीक है जी, लेकिन डेफिनेटली आप उस जगह को बिल्कुल भी वो टारगेट नहीं कर सकते ना, वहां पे नॉर्मल सेल्स भी होते होंगे। तो क्या आंसर हो सकता है और कोई? जी जनाब, हिम्मत करो यार, 24 लोग हो यहाँ पे। व्हेन सर्जरी कांट बी परफॉर्म्ड सुंदर, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आई है। सर्जरी कांट बी परफॉर्म सर क्योंकि कीमो रेडिएशन टोटली फोकस ऑन कैंसर सेल्स। हाउ, किस तरह से वो कैंसर सेल्स पे फोकस करती हैं मिसबा? जी। अच्छा जी, मुझे फिर बताएं, हार मान रहे हैं आप लोग? सोनिया ने कह दिया नहीं पता। अब अगर हार मान लेते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ। अगर थोड़ी सी और कोशिश करनी है तो आप कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं। हार मान लिए तो मुझे बता दें, फिर मैं आपको बता देता हूँ। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। सुमैया शाहिद का आंसर है सर, अब नॉर्मल सेल्स पे कीमो रेडिएशंस का ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है जी, बिल्कुल मानता हूँ कि ज़्यादा होता है, लेकिन क्यों होता है ज़्यादा इफेक्ट? आप बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए हो, लेकिन क्यों ज़्यादा इफेक्ट होता है रेडिएशन और कीमोथेरेपी का? चलें अब आपको बता देते हैं। हीरा कहती हैं, अच्छा जी ऐसा है कि जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो न्यूट्रिशन की अपटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो बड़ा तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। हमने पिछली दफ़ा जो पीछे अभी स्लाइड्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि उनके अंदर एंजियोजेनेसिस होती है। हाँ, उनके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल को वो मेडिसिन की या रेडिएशन की कम डोज मिलती है। और जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं, वो बिल्कुल सुमैया, बिल्कुल वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल जी, वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं उसको, जो रेडिएशन होती हैं, कीमोथेरेपी होती हैं, क्योंकि वो अब नॉर्मल होते हैं, वो उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन खींचते हैं, वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई खींचते हैं अपनी तरफ। तो यही चीज़ जो है हम टारगेट करके उनको किल कर देते हैं इससे। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन एंड कीमो। जी बताइए मुझे, हरी अप, क्या ख्याल है? समझ आ गई आप लोगों को? कितना सिंपल सा था ये। सही है सुमैया, ठीक है, आपका आंसर कंसिडर कर लेते हैं। चलो, $1,000,000 आपके हुए। ठीक है, सुमैया कह रही हैं कि मेरा आंसर कंसिडर करें, मैंने आपके बताने से पहले आंसर कर दिया था। चलें जी, ठीक है। चलें, आई थिंक अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। जिस तरह से सर्जरी की डिफरेंट टाइप्स थी, इस तरह से रेडिएशन थेरेपी की डिफरेंट टाइप्स हैं। सो रेडिएशन थेरेपी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके अंदर हम सबसे पहले क्यूरेटिव है, उसके बाद कंट्रोल है, प्रोफाइलेक्टिव है और पैलिएटिव है। तो ये सेम आप कह सकते हैं कि सर्जरी की तरह की। क्यूरेटिव में क्या होता है? एज इन थायराइड कार्सिनोमा, लोकलाइज्ड कैंसर ऑफ द हेड नेक एंड कैंसर ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स। जब कोई लोकलाइज्ड किसी कैविटी का कैंसर होता है तो वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है, और वो क्योर कर देती है उसको। तो हम क्योरेटिव पर्पजेस के लिए भी रेडिएशन थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर कोई ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है, हाँ, when a tumor cannot be removed surgically or when local nodal metastasis is present, or it can be used neoadjunctively prior to the local definitive treatment with the without chemotherapy to reduce the size of the tumor। लाइक बाजुकात हमने जब सर्जरी करनी होती है, ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा होता है, और इतनी ज़्यादा सर्जरी करना या इतना ज़्यादा ओपन करना बॉडी को हमारे लिए डिफरेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको नियो एडजंक्टिव, जैसा कि पहले एडजुवेंट जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यू एडजुवेंट, कि इसको सर्जरी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर लेते हैं। कि मतलब पहले रेडिएशन थेरेपी करके ट्यूमर का साइज छोटा कर देते हैं, उसके बाद उसको सर्जरी करके उसकी जो एक्सीजन वगैरह कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद प्रोफाइलेक्टिक आप ऑलरेडी जानते हो, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ प्राइमरी कैंसर टू डिस्टेंट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे कैंसर हो चुका है और हमें लग रहा है कि ये मेटास्टेसिस करेगा और इसके सेल्स जो हैं डिफरेंट जगहों पे जा चुके हैं, तो हम मोस्ट लाइकली उन जगहों को जहाँ पे उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं मेटास्टाइज करने के, वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी कर देते हैं, ताकि अगर कुछ सेल्स हैं तो वो डेड हो जाएं और वहाँ पर कैंसर ग्रो नहीं करें। ऑफ द मेटास्टेटिक डिजीज, तो अगर डिजीज फैल चुकी है, लास्ट स्टेजेस पे है, तो उस सूरत के अंदर हम पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी भी करते हैं। पैलिएटिव में बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्यूमर का साइज रिड्यूस करते हैं पेशेंट को रिलीफ देने के लिए। आई होप इस स्लाइड की भी आपको समझ आ गई होगी। ऑलमोस्ट वही सर्जरी वाली चीज़ें थी इसके अंदर, इसलिए मैं इस स्लाइड को ज़रा तेज़ी से आप लोगों के साथ डिस्कस कर गया हूँ। आई होप कंसिडर ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज़ मुझे बता दें, हम फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड जो आने वाली स्लाइड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं जी। यस डियर क्लास, चलें, दैट्स नाइस। अगर आपको समझ आ गई है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। रेडिएशन थेरेपी होती कैसे है, कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं और रेडिएशन थेरेपी की टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है जी। सो कमिंग टूवर्ड द रेडिएशन थेरेपी अगेन, टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, डिफरेंट तरह की रेडिएशन इस्तेमाल की जाती हैं रेडिएशन थेरेपी के अंदर, सही है। बहुत तरह की रेडिएशन इस्तेमाल की जाती हैं रेडिएशन थेरेपी के अंदर, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसा कि एक्स रेज और गैमा रेज, और इसके अलावा पार्टिकुलेट रेडिएशंस होती हैं या पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपने फिजिक्स कभी पढ़ी है तो उसके अंदर इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपने सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और पार्टिकुलेट रेडिएशंस होती हैं। पार्टिकुलेट रेडिएशंस में इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो बेसिकली वो जो मशीन होती है वो ये रेडिएशंस जो है प्रोड्यूस करती हैं, जो जाके फिर वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसर वालों को। अब रेडिएशन थेरेपी को एडमिनिस्टर करने के हवाले दो टाइप्स हैं, और ये जो टाइप्स हैं, ये जो दो आप टाइप्स देख रहे हैं एडमिनिस्टर करने के हवाले से, रेडिएशन थेरेपी की जो दो टाइप्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप इसको कह सकते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको जैसा कि पहले भी कहता हूँ कि ये चीज़ें याद रखा करें जो मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ, एंड में फिर आप लोगों को नहीं याद होती तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। चलें, अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडिएशन की तरफ। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडिएशन की जो है वो टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज टेलीथेरेपी एंड नंबर सेकंड इज ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। टेलीथेरेपी का जो दूसरा नाम है उसका नाम है एक्सटर्नल बीम रेडिएशंस, इनको एक्सटर्नल बीम रेडिएशंस भी कहा जाता है। ब्रैकीथेरेपी का जो दूसरा नाम है उसका नाम है इंटरनल रेडिएशंस। मतलब जो टेलीथेरेपी है वो बाहर से रेडिएशन लगाई जाती है, ब्रैकीथेरेपी जो है वो इंटरनली कोई ऐसी चीज रख दी जाती है जिससे रेडिएशन लगना शुरू हो जाए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, नीचे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना नीचे क्या लिखा हुआ है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है। टेलीथेरेपी से आपको क्या एक्सटर्नल रेडिएशन से क्या समझ आती है, और ब्रैकीथेरेपी इंटरनल रेडिएशन, मतलब इंटरनली कैसे, क्या समझ आती है आपको इंटरनल रेडिएशन और एक्सटर्नल रेडिएशन से। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जी, सो टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी, प्लीज क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी ये सिंपल एक्सटर्नल रेडिएशन और इंटरनल रेडिएशन से।
ठीक है आंसर, वेरी वेल डन। आपने बिल्कुल ठीक कह सकते हो कि आपने अंडरस्टैंडिंग की है। बाकी मैं इसमें ऐड करता हूँ, अभी बाकी लोगों के कमेंट्स देख लूँ। In external radiation, there is a use of radiation through machine to a specific body part. Very good, ठीक है। इंटरनल रेडिएशन में कोई ऐसी डिवाइस फिक्स कर दी जाती है जो कॉन्टीन्यूसली रेडिएशन थ्रो करती है। बिल्कुल ठीक है जी अक्सा एंड सुमैया। और ठीक है जी, चलें अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब ज़रा इधर ध्यान देना आप लोगों ने। हाँ, तो टेलीथेरेपी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन कि एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है जिससे एक्सटर्नली रेडिएशंस जो हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं बॉडी के बाहर से। ब्रैकीथेरेपी इंटरनल रेडिएशन, नाम ही बताता है इंटरनल रेडिएशन कि बॉडी के अंदर जाके हम कोई रेडिएशन देने जा रहे हैं। तो इसके अंदर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब पूरी बॉडी के अंदर रेडिएशंस देनी है। तो हमें पता है कि बहुत सारे आप समझ लें कि केमिकल्स होते हैं या डाइज होती हैं जो कि रेडियो एक्टिव होती हैं। तो वो इंजेक्शन के ज़रिए रेडिएशन, वो जो डाइज हैं या वो केमिकल्स हैं, वो बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। वो बॉडी में जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं और इंटरनली रेडिएशंस जो हैं वो दे देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रैकीथेरेपी की तरफ। सही है। तो ब्रैकीथेरेपी में बेसिकली क्या होता है, सॉरी, जो सेकंड पॉइंट है कांटेक्ट और सरफेस मोल्ड की तरफ। इसमें सरफेस के साथ कोई ना कोई इस तरह का डिवाइस लगा दी जाती है बॉडी के साथ जो कंटिन्यूसली वहाँ पे बंधी रहती है, लगी रहती है और उसमें रेडिएशन बॉडी के अंदर जाती रहती हैं। इसके अलावा कोई इम्प्लांट लगाया जा सकता है, कोई कैप्सूल लगाया जा सकता है, कोई टैबलेट टाइप कुछ लगाया जा सकता है। वो बॉडी के अंदर फिक्स कर दी जाती है या बॉडी की किसी कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है और वो इंसान चलता फिरता उसके अंदर उसकी रेडियोथेरेपी जो है उस बॉडी के एरिया की, उस कैविटी की बॉडी की चलती जा रही होती है। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी कैन आल्सो बी यूज्ड। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेडिएशन थेरेपी का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। बिल्कुल आप लोगों की ठीक अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में। आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम जो है ना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। पहले मुझे बताएं कि क्या समझ आ गई है ये चीज़ आपको, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ अक्सर बिल्कुल टीपीएम लाइक आप कह सकते हो, लेकिन इसको फिर निकाला भी जा सकता है। कैप्सूल तरह का हो सकता है, टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, सिलेंडर फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में वो आप कर सकते हैं बॉडी के अंदर फिक्स। चलो गुड। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड द रेडिएशन थेरेपी। सो रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है कि होता क्या है कि ये हमारे एबनॉर्मल सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी इफेक्ट करते हैं। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। कीमोथेरेपी के भी और रेडिएशन थेरेपी के दोनों के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस वजह से, क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी अपना बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। ठीक है। सो अब साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं मैं रीड आउट कर देता हूँ आप लोगों के साथ और फिर हम एक छोटी सी ब्रेक जो है वो करेंगे इस स्लाइड के बाद। ठीक है। Altered skin integrity is a common effect and can include alopecia। तो स्किन इंटेग्रिटी ख़राब हो जाती है, स्किन रफ सी हो जाती है और बाल जो हैं वो इसकी वजह से रिमूव हो सकते हैं, गिर सकते हैं, बाल ख़त्म हो सकते हैं बॉडी के ऊपर से। अल्टरेशन इन oral mucosa secondary to radiation therapy includes stomatitis, इन्फ्लेमेशन ऑफ द oral tissue, मुंह के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जीरोस्टोमिया, ड्राई ड्राई सा माउथ फील होता है, जुबान ड्राई ड्राई सी फील होती है, इसमें ऐसा लगता है जैसे जुबान पे कांटे से लग गए हों। The entire gastrointestinal mucosa may be involved and esophageal irritation with chest pain and dysphagia may be present। GI सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब रहता है। सही है। इसकी वजह से रेडिएशन फील्ड एनीमिया, ल्यूकोपीनिया,
Decrease white blood cells, WBCs and thrombocytopenia, decrease in platelets may result. अच्छा, अगेन रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों के अंदर बोन मैरो डिप्रेशन होता है। बोन मैरो डिप्रेशन का क्या मतलब है? हमें पता है कि हमारे सारे के सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बोन मैरो से बनते हैं। ठीक है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं जहाँ से ब्लड सेल्स बनते हैं। तो वो सारे के सारे जो ब्लड सेल्स हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, WBCs डिक्रीज हो जाते हैं, RBCs डिक्रीज हो जाते हैं, इसी तरह से प्लेटलेट्स भी इन पेशेंट्स के अंदर डिक्रीज हो जाते हैं। अगर WBCs डिक्रीज हो जाएंगे तो इन लोगों के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो नेक्स्ट जो लाइन है वो इसी बारे में लिखी हुई है। द पेशेंट इज देन एट इंक्रीज रिस्क फॉर द इन्फेक्शन ब्लीडिंग until blood count return to the normal। तो ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी भी, ये दोनों थेरेपीज बोन मैरो डिप्रेशन करती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा मैं आपकी कमेंट की तरफ अभी आता हूँ लास्ट लाइन पढ़ के। सिस्टेमिक साइड इफेक्ट इंक्लूड फटीग, मलेज और एनोरेक्सिया। भूख नहीं लगती है, इंसान थका थका सा फील करता है, और मलेज होता है, फीलिंग ऑफ अनवेलनेस होती है। तो ये सारे के सारे जो हैं उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं। अच्छा कहते हैं सर्जिकल प्लानिंग के पर्पज के लिए शोल्डर मसल में एक कैप्सूल सर्जिकली फिक्स कर दिया जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वैसा ही उनको इम्प्लांट्स कहते हैं। उनको इम्प्लांट्स कहते हैं। ये जो बाइसेप्स हैं आपके, ये जो बाइसेप्स होते हैं इनके बिल्कुल दरमियान में उनको जो है फिक्स कर दिया जाता है। उसका एक एप्लीकेटर होता है, उसके ज़रिए से वो इंजेक्शन जो उसके इस एप्लीकेटर के ज़रिए वो छोटे छोटे से कैप्सूल से बने होते हैं, छोटे छोटे से, हाँ छोटे छोटे से रोड्स होते हैं। वो रोड्स डाल दिए जाते हैं और वो 5-6 साल के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, इससे ज़्यादा अरसे के लिए भी हो सकते हैं। तो वो फिर कंटिन्यूसली उसमें से रिलीज़ होता रहता है मेडिसिन जो हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल डेपो भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, डेपो भी जो इनको कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो रेडिएशन थेरेपी है उसके जो इम्प्लांट्स होते हैं, अच्छा जी, मेरे सिस्टम की वॉइस आ रही है? नहीं यार। अच्छा, एनी हाउ गुले लाला कह रही हैं दिजाल कहते हैं शायद। गुले लाला दिजाल नहीं है, जडेल होता है वो। हाँ, जडेल कहते हैं उसे। दिजाल तो वो कोई और ही चीज़ है भाई। हाँ, तो वो जडेल जडेल कहते हैं उसे, जे से जडेल, जडेल कहा जाता है। ठीक है, चलें। तो जो रेडिएशन थेरेपी के अगेन जो इंटरनल रेडिएशन होती है, कैप्सूल की तरह के छोटे छोटे से इम्प्लांट्स होते हैं और वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। सिंपल इज दैट। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को ब्रेक देता हूँ। थोड़ा सा मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो 5-10 मिनट के लिए। पानी छानी पिए, और मैं भी पानी छानी पी लूँ, आप लोग भी पिए, थोड़े से फ्रेश हों। उसके बाद वापस आएँ, लेकिन वापस प्लीज़ टाइम पे आ जाइएगा। मैं आपको 10 मिनट्स की ब्रेक दे रहा हूँ, 6:30 से 6:40 तक। 6:40 पे हम दोबारा से मिलते हैं, और इंशाल्लाह ताला आज हम रेडिएशन थेरेपी ख़त्म कर देंगे, और लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी रह जाएगा, और जैसे फिर वो ख़त्म होता है इंशाल्लाह ताला, फिर नेक्स्ट वीक में शायद हमारा टेस्ट आ रहा है स्केड्यूल के हिसाब से, या इस वीक में आ रहा है, मैं स्केड्यूल में देखता हूँ, फिर हम अपना एक टेस्ट जो है वो प्लान कर लेंगे। सही है, चलें, दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी ग्रेट। ब्रेक लें 10 मिनट्स की, फिर हम ज्वाइन करते हैं दोबारा।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आवाज़ आ रही होगी। हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है अब इसको स्टार्ट करते हैं। और इस आई एम वेटिंग कि बाकी लोग जो हैं 40 मिनट्स पे ज्वाइन कर लें। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको कह दें कि 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो आप वापस ज्वाइन कर लें। ज्वाइन प्लीज़। जी जनाब, शुरू किया जाए फिर। अटेंशन है आपकी इस तरफ? चलें, अगर आपकी अटेंशन है तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्लीज़ 21 हैं, 4-5 लोग जो नहीं हैं, मिसिंग हैं, तो ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, ये ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो लेट मी डू अ वर्क, एक काम छोटा सा। हाँ जी, ज्वाइन किया किसी ने? चलें जी, मूव करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू रेडिएशन थेरेपी के नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेडिएशन थेरेपी के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है जी? अच्छा जी, नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेडिएशन थेरेपी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी हैं। अच्छा, एक मिनट, इसको हम रीड करते हैं जी। आंसर क्वेश्चंस एंड फियर्स ऑफ पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन अदर्स। सबसे पहले तो पेशेंट और उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन वो डरते हैं रेडिएशन थेरेपी से, बड़ी बड़ी मशीनों से और ऑल दैट। तो उनके सारे फियर्स को क्लियर करना है और उनको थोड़ा सा प्रोसेस बताना है कि बेसिकली रेडिएशन थेरेपी काम कैसे करती है, ठीक है? तो इससे वो काफ़ी जो है ना रिलैक्स हो जाते हैं चीज़ों को लेके। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग रेडिएशन, बताएं उनको कि बेसिकली रेडिएशन किस तरह से दी जाएंगी, क्या प्रोसीजर होगा। डिस्क्राइब द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बताएं, ड्यूरेशन बताएं, कितनी देर के लिए आपका सेशन चलेगा। द पॉसिबल नीड फॉर इमोबिलाइजिंग द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और उनको ये भी बताएं कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा साकित रहना पड़े ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। एंड द एब्सेंस ऑफ न्यू सेंसेशंस इंक्लूडिंग पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और बताना है कि मतलब पेन वगैरह जो है वो कोई नहीं होगी इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब एक्सटर्नल रेडिएशन और इंटरनल रेडिएशन लगाते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो ये आप नीचे एक बॉक्स देख रहे हो, ये वाला। तो ये बॉक्स जो है ना, इसके अंदर अभी हम पढ़ते हैं कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। केयरफुली असेस एंड मैनेज एनी कॉम्प्लिकेशन यूजुअली इन कोलैबोरेशन विद द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो कॉम्प्लिकेशन का ख्याल रखना है क्योंकि पेशेंट आपके पास सेशंस के लिए आता है, बार बार आता है। असिस्ट इन डॉक्यूमेंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द थेरेपी, फॉर एग्जांपल क्लाइंट रिसीविंग रेडिएशन फॉर मेटास्टेसिस टू द स्पाइन will show improved neurological function as tumor size diminishes। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली प्लान और जो भी आपने उसके अंदर प्रोसीजर करते हैं उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, रिलीफ ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू टॉक अबाउट फियर्स एंड कंसर्न्स। पेशेंट से बातचीत करें
और उससे कंसर्न सुने, उसको इमोशनल सपोर्ट दें, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्ट्रेस में है, वो कैंसर का पेशेंट है। रेडिएशन थेरेपी इज़ द लास्ट चांस फॉर क्योर और इवन जस्ट फॉर रिलीफ ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट। तो हमने पढ़ा है कि रेडिएशन थेरेपी हम क्योर के लिए भी करते हैं, हम कंट्रोल के लिए भी करते हैं, हम पैलिएशन के लिए भी करते हैं। चलें, अब वाला जो सिलसिला मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ये वाली जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अक्सर सवाल आ जाता होता है कि एक पेशेंट है, उसको रेडिएशन थेरेपी लग रही है, तो अब ज़रा बताएं कि क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि रेडिएशन थेरेपी को हमें किस तरह से अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ये बाहर से ज़रा शोर आ रहा है, मैं ज़रा अपनी विंडो जो है ना वो क्लोज कर दूँ। चलें जी, एनी हाउ, सो ये जो अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ एक्सटर्नल रेडिएशन और इंटरनल रेडिएशन में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पेशेंट को क्या टीचिंग देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, आपके पास पेपर्स में 1-2 दफ़ा आ चुका है। तो उसको एक जो है ना बड़े ध्यान से आप लोगों ने प्लीज़ रीड आउट भी करना है, पढ़ना भी है, बुक से भी पढ़ना है। सो एक्सटर्नल रेडिएशन prior to the start of treatment, the treatment area will be specifically located by the radiation oncologist and marked with colors, semi-permanent ink or tabs. एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के लिए सबसे पहले तो वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो डेफिनेटली एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह करवाता है, ट्यूमर की एक्सटेंट का अंदाज़ा लगाता है, फिर उसकी जो बॉडी के जो एरिया होता है जहाँ पे हमने रेडिएशन देनी होती है उसको मार्क किया जाता है परमानेंट मार्कर्स की मदद से। ठीक है, ट्रीटमेंट इज़ यूजली गिवन 5 days पर वीक। 5 दिन डिफरेंट सेशंस के लिए पेशेंट को बुलाया जाता है, एक दफ़ा रेडिएशन नहीं लगा दी जाती है, और वो जो सेशन है 15 से 30 मिनट का हो सकता है। ठीक है, तो 15 से 30 मिनट का सेशन होता है, 5 दिन के लिए हफ्ते में बुलाया जाता है उसे, और 2 से 7 वीक तक ये ट्रीटमेंट जो है ये चलता रहता है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने पेशेंट को क्या गाइड करना है और हमने पेशेंट का क्या ख्याल रखना है। नंबर 1, मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट्स, skin changes such as belching, erythema, desquamation, sloughing, or hemorrhage, ulceration of mucous membrane, nausea, vomiting, diarrhea, gastrointestinal bleeding। तो जैसा कि हमें पता है कि इसकी वजह से, रेडिएशन थेरेपी की वजह से ये सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो स्किन के कलर को मॉनिटर करना है। जिस जगह पे रेडिएशन थेरेपी लग रही है तो डेफिनेटली उसके कलर को देखना है, वहाँ पे देखना है कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं हो रही, नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं है पेशेंट को। हमें पता है कि थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं, ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, जीआई ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो इन चीज़ों के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना है। अगली चीज़, assess lungs for rales which may indicate interstitial exudate observed for any dyspnea or change in the respiratory pattern। उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, तो उसके सांस मॉनिटर करना है और देखना है कि कोई उसको एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स या नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स तो नहीं आ रहे हैं। टेकिंग ड्यूरिंग द, अच्छा जी, आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड एंड मेडिकेशन दैट पेशेंट इज टेकिंग ड्यूरिंग द रेडिएशन ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को मना करना है, कोई ऐसी वैसे मेडिसिन उठा के नहीं खानी है, और अगर कोई मेडिकेशंस वगैरह वो ले रहा है तो उसकी मेडिकेशन पे नज़र रखनी है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है जो कि ब्लड थिनर्स हैं और उसकी ब्लीडिंग जो है वो एडवर्स हो जाए। मॉनिटर बाय वाइट ब्लड सेल्स काउंट्स एंड प्लेटलेट काउंट फॉर सिग्निफिकेंट डिक्रीज। तो इन पेशेंट्स की एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद, 2-3 दिन के बाद या जैसे ही नीड फील होती है, इनकी लैब्स भी करवाई जाती हैं, और इनकी लैब्स जो हैं, लैब से जो है हमें पता चल जाता है कि बेसिकली जो है ब्लड सेल्स कितने डिक्रीज़ हो गए हैं, और अब हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है या पेशेंट को कितनी केयर रखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास एक सवाल आया है, सर जीआई ब्लीडिंग कैसे असेस करेंगे? तो जीआई ब्लीडिंग डेफिनेटली वॉमिट में आएगा या फिर स्टूल के अंदर जो है ब्लड आएगा। ठीक है, तो उससे आप जीआई ब्लीडिंग को असेस कर सकते हो। उसके बाद जी अनसब का सवाल है, लंग्स फॉर रेल्स। रेल्स जो हैं ये एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स हैं। रेल्स जो हैं ये बेसिकली आप समझ लें कि एक अब नॉर्मल जो ब्रेथ साउंड्स हैं वो लंग फील्ड के ऊपर हमें सुनाई देते हैं जब भी हम जो है क्या नाम है बबलिंग किस्म के, रेटलिंग किस्म के साउंड जो हैं वो लंग फील्ड के ऊपर सुनाई देते हैं जब हम
क्या कहते हैं उसे, स्टेथोस्कोप से लंग्स फील्ड को असेस करते हैं। तो रेल्स जो हैं बेसिकली ये एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स हैं। एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स का मतलब है एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स है, ठीक है। तो बबलिंग किस्म के साउंड्स हमें सुनाई देते हैं, ये इसका मतलब है कि लंग्स के अंदर कोई वाटर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, अंदर हैं। अच्छा जी, सोनिया कहती हैं ब्लैंचिंग और रिधीमा का क्या मतलब? ब्लैंचिंग का मतलब है वही वो स्किन की डी कलरेशन हो जाना, स्किन का जो कलर है वो ख़राब हो जाना है। रिधीमा जो है वो रेडनेस ऑफ द स्किन को कहते हैं, ठीक है। स्किन का रेड रेड सा हो जाना इसको कहते हैं। और जी और कोई सवाल इस स्लाइड के अंदर? जी क्लास, चलें नेक्स्ट चलें हम। अच्छा जी, ये अब आ गई क्लाइंट एंड फैमिली टीचिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आपके पास क्लाइंट जो है वो सारा दिन नहीं रहता ट्रीटमेंट के लिए। क्लाइंट जो है वो समझ लें कि सेशन लगवाने के लिए आउटडोर बेसिस पे आपके पास आता है। तो क्लाइंट को आपने पेशेंट को क्या क्या टीचिंग्स देनी है? शुमाइला कह रही है नो वॉइस। शुमाइला आपकी तरफ प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको वॉइस आ रही है। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड को थोड़ा सा समराइज़ कर दें। लास्ट स्लाइड को समराइज़ कर देते हैं। समराइज़ में ये है, लास्ट स्लाइड के अंदर जो आपको बताया गया वो ये बताया गया है कि रेडिएशन जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है उसके लिए बाकायदा जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो मार्क करता है स्किन को विद परमानेंट मार्कर्स, ठीक है। और उसके सेशंस दिए जाते हैं 5 दिन तक में ही, हफ्ते में चलता है ट्रीटमेंट। और वो 15 से 30 सेकेंड सॉरी मिनट का सेशन होता है, 2 से 7 वीक के लिए दिया जाता है। फिर हमने बताया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्लाइंट को कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करना है, लंग साउंड्स को सुनना है, स्किन के कलर को देखना है, और पेशेंट को देखना है कौन सी मेडिसिन ले रहा है, और उसकी लैब रिपोर्ट्स स्पेशली WBCs और प्लेटलेट्स करवाने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्लाइंट और फैमिली को टीचिंग क्या देनी है। सबसे पहले जो क्लाइंट है ना उसको एक चीज़ बतानी है, वॉश द स्किन दैट इज मार्क्ड एज द रेडिएशन साइड ओनली विद प्लेन वाटर। प्लेन वाटर से आपने उस स्किन को वॉश करना है जिस जगह पे रेडिएशन थेरेपी बार बार लग रही है। उसके ऊपर सोप इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन होगी, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। वहाँ पे ड्यूड्रेंट लोशंस वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, मेडिसिन नहीं लगानी, उसके ऊपर परफ्यूम्स नहीं लगानी, पाउडर नहीं लगाना ट्रीटमेंट के दौरान। टेक केयर नॉट टू वॉश ऑफ द मार्क्स, ट्रीटमेंट मार्क्स। तो वो जो उस जगह के ऊपर मार्कर से मार्क लगाया गया है, ये भी कोशिश करना है कि वो मार्क भी रिमूव ना किया जाए। उसके बाद अगली चीज़ जो क्लाइंट को बतानी है, उसकी फैमिली को बतानी है, डू नॉट रब स्क्रैच और स्क्रब ट्रीटमेंट एरिया, इफ नेसेसरी यूज ओनली एंड इलेक्ट्रिक रेजर टू शेव द ट्रीटमेंट एरिया। तो वहाँ पे खारिश वगैरह नहीं करनी, वहाँ पे रबिंग नहीं करना, स्क्रैचिंग नहीं करनी उस एरिया के ऊपर जहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है। ना तो कोई हीट एप्लीकेशन लगानी है, ना कोई कोल्ड एप्लीकेशन लगानी है, ना वहाँ पे हीट पैड्स लगाने हैं, ना आइस पैक्स लगाने हैं ट्रीटमेंट साइट्स पे। इंस्पेक्ट द स्किन फॉर डैमेज और सीरियस चेंजेस एंड रिपोर्ट दोज टू द रेडियोलॉजिस्ट और फिजिशियन। अगर आपने हर दफ़ा उसकी जो स्किन है, क्लाइंट को कहना है अपनी स्किन को जो है वो देखते रहना है। अगर वहाँ पे आपको सीरियस किस्म की कोई ब्लीडिंग वगैरह, कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई और प्रॉब्लम नज़र आती है तो फ़ौरन से आपने हॉस्पिटल वापस आना है अपने ऑनकोलॉजिस्ट के पास। और उसे क्या बताना है, और उसे बताना है वियर लूज सॉफ्ट क्लोथिंग ओवर द ट्रीटमेंट एरिया। टाइट कपड़े नहीं पहनने ट्रीटमेंट एरिया के ऊपर, वो इरिटेशन कॉज करेंगे। प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सन एक्सपोजर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर रेडिएशन थेरेपी इज डिसकंटिन्यूड। तो सन एक्सपोजर से बचाना है, कवर करके रखना है स्किन को किसी क्लॉथ से अगर आप सनलाइट में जाते हैं। वंस रेडिएशन इज डिसकंटिन्यूड, इवन अगर रेडिएशन थेरेपी हमने ख़त्म कर दी है तो उसको बताना है कि अगर आपने सन में निकलना है तो आपने सन ब्लॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करना है। और सन ब्लॉकिंग एजेंट भी कोई सब मतलब क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करना। उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF जो है वो 15 होना चाहिए, एटलीस्ट 15 होना चाहिए उसका SPF। अच्छा जी, तो आप लोग जो सन ब्लॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं उनका SPF कितना होता है मुझे बताएंगे, शेयर करेंगे मेरे साथ? जी, आप लोगों के सन ब्लॉक में SPF फैक्टर कितना होता है?
SPF 60, वाओ। अच्छा, तो एटलीस्ट 15 होना चाहिए। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो 30-35 इसके आसपास होती हैं। क्या बात है जी, हम करते ही नहीं है भाई, क्या करो, इट्स नीड ऑफ टाइम, करना चाहिए। आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए आगे। और उसको क्या हमने देना है। अच्छा, जो नहीं करते हैं उनको वैसे करना चाहिए, बहुत गर्मी है आजकल। एक्सटर्नल रेडिएशन पॉजेज नो रिस्क टू अदर पीपल फॉर रेडिएशन एक्सपोजर इवन विद इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट। तो उनको कोई मसला नहीं है, घर जाके वो नॉर्मल लाइफ रह सकते हैं अपनी। उनको लोगों से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लोगों को खतरा नहीं होता। लेकिन जब इंटरनल रेडिएशन लगाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें बाकी लोगों को भी खतरा होता है, तो इसलिए पेशेंट को ज़रा आइसोलेट करके रखा जाता है। बी श्योर टू गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड ईट अ बैलेंस डाइट, ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, ताकि आपकी हीलिंग वगैरह होती रहे। ठीक है, अच्छी डाइट लेनी है, प्लेंटी ऑफ रेस्ट करना है जब आपको रेडिएशन लग रही हो। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अपने क्लाइंट को टीच कर देनी है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा टाइम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। तो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल रेडिएशन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने जब वापस जाना है, मतलब क्या करना क्या है, आप लोगों ने इसको बुक से रीडिंग देनी है। प्लीज़ रीडिंग दिया करें बुक से। अगर बुक से रीडिंग नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप लोग पीछे रहते जाएंगे, बाद में आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। और मैं आपको अगेन बता दूं, आप लोगों के मिड टर्म एग्जामिनेशन आ रहे हैं और उसमें सारे के सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो बुक से जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप लोग उन क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो एट द एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अब हम साइन ऑफ करेंगे। वी हैव 3 मिनट्स जी, क्वेश्चन। ठीक है जी। अमिशन का मतलब होता है जी निकलना। हाँ, अमिशन। सुमैया कह रही हैं जी टेस्ट डिस्कस करना था। सुमैया कौन सा टेस्ट डिस्कस करना था भाई? हाँ जी, बता दें। अल्फा मिशन का मतलब होता है निकलना। तो रेडिएशन मिशन, जिस जगह से रेडिएशन निकल रही है। और जी, एंड करने वाला हूँ मैं, बता दें। अच्छा, जो नेक्स्ट टेस्ट होना है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को गाइड कर दूंगा। मुझे ज़रा शेड्यूल देखने दें कि नेक्स्ट टेस्ट का हमारा शेड्यूल कब है, कब टेस्ट शेड्यूल होगा। मेरा ख्याल है कि हमारा जो टेस्ट का शेड्यूल है ना वो बिल्कुल लास्ट वीक में जो है मेरा टेस्ट है। और बिल्कुल जी ऐसा ही है, बिल्कुल 1 2 3 थर्ड सैटरडे जो है महीने का, उसके अंदर हमारा टेस्ट होगा। मतलब ये कि बिल्कुल नेक्स्ट वीक में जो है वो हमारा जो है ना वो टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहे हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी थोड़ी सी बता दें। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है दोबारा से बनाना। और दोबारा से बनाना मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों की मेस्टेक्टमी कर दी जाती है फिर उनके वहाँ पे इम्प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, दैट इज़ अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। अक्सा कह रही हैं सर जी मेरी भी सुन लें। हाँ जी अक्सा, क्या सुनाना है बताइए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी। हाँ जी बताइए। सर आप बताएं क्या कह रहे हैं। सोनिया कह रही है हाफ हाफ चैप्टर का टेस्ट हुआ करेगा। सर बिल्कुल नहीं, जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा आपके पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। मैं बिल्कुल भी हाफ हाफ चैप्टर के टेस्ट के हक में नहीं होता। तो पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा साथ साथ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ तैयारी करें अपनी पूरी। अगर तैयारी नहीं करेंगे फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे टेस्ट वाले दिन। बुक से पढ़ना शुरू करें। आप सिंपल पीपीटी से पढ़ के टेस्ट नहीं दे सकेंगे।
मैनेजमेंट से पहले वाली स्लाइड रिपीट कर दें। अब आप ऐसा करना, ये यूट्यूब पे जब लेक्चर अपलोड होगा वहाँ पर देख लेना रिपीट। बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास रह भी दो मिनट रह गए हैं सिर्फ, ठीक है। तो प्लीज़ यूट्यूब पे जहाँ पे ये लेक्चर अपलोड होता है वहाँ पे जाना और वहाँ पे आप उस हिस्से को दोबारा से एक दफ़ा सुन लेना, क्योंकि ऐसे रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा। टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 1 मिनट रह गया हमारे पास। चलें जी, ऑल क्लियर। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। मैं इसको साइन ऑफ करने लगा हूँ। आप अकॉर्डिंगली अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है ना लॉग इन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।